नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तो आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारी लाइव कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो लाइव डेमो क्लासेस की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। समाचार पत्रों में इसको लेकर के बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा है कि और भी जो भर्तियां हैं वो भी लटक सकती हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास में सीमित विकल्प है किस तरीके से एजेंसी का चयन होगा, क्या होगा, और इसमें चेयरमैन का बयान भी यहाँ लिखा हुआ है। लिखा है 3 स्थगित भर्तियों के अलावा 8 की लिखित परीक्षाएं बाकी हैं, निर्णय में देरी तो लटकनी तय। और यूपी ट्रिपल एससी में जो है सभी भर्तियों में निर्णय में तो देरी होती ही है। लिखा भर्ती एजेंसी का विकल्प सीमित है, 8 परीक्षाओं पर असर की आशंका है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक भर्ती की परीक्षा निरस्त होने और 3 भर्तियों की परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद बाकी 8 लंबित भर्तियां भी अटकने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल आयोग के अंतर्गत 4 भर्ती एजेंसियां पहले से ही इम्पैनल हैं। आयोग केवल वित्तीय बिड निकालकर इन एजेंसियों में से किसी एक का ही चयन कर सकता है। जानकार बताते हैं कि 4 एजेंसियों में से एक पहले ही किसी मामले में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। दूसरी एजेंसी राज्य लोक सेवा आयोग में काम करती रही है। करीब 2 वर्ष पहले एक भर्ती में संदिग्ध भूमिका के लिए चर्चा में रह चुकी है। बाकी बची दो एजेंसियों में से एक भर्ती ने आपकी ये जो वीडियो जो रद्द हुई है वो उसने इस परीक्षा को करवाया था, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, पर्यवेक्षक की भर्ती, और इसके कारण ये भी जो है सवालों घेरों में आ गई है। अब बची केवल एक एजेंसी। अब या तो इस एजेंसी के लिए टेंडर निकाला जाए या तो इसको सीधे इसी को टेंडर दे दिया जाए कि आप ही इस भर्ती को करवाइए। लेकिन यहाँ पर लिखा कि इस तरीके में आगे समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे नई एजेंसियों के इम्पैनलमेंट कराने की कार्रवाई कराएं। नई एजेंसियों के इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। अगर फिर से एजेंसियों का चयन किया जाए, जो इम्पैनलमेंट होता है यानी कि कुछ खास भर्तियों को ले लिया जाता है, 5-6 एजेंसी होती हैं, फिर उन्हीं से परीक्षाएं करवाई जाती हैं। या तो फिर से इम्पैनलमेंट की कार्रवाई की जाए, फिर से नई एजेंसियों को बुलाया जाए, उनको जोड़ा जाए यूपी ट्रिपल एससी से, और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 महीने होंगे। उसके बाद में फिर एक एजेंसी का चयन किया जाएगा किसी खास परीक्षा के लिए। यहाँ पर लिखा है कि यदि सिंगल एजेंसी को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के सीधे काम दे दिया जाए तो भविष्य में कई अन्य सवालों का जवाब देना पड़ सकता है कि आपने इसी परीक्षा एजेंसी को काम क्यों दिया। और नीचे लिखा है कि सूत्रों का कहना है कि आयोग जिस तरीके से कार्य कर रहा है उस हिसाब से इस निर्णय के लिए शासन स्तर से मार्गदर्शन मांगा जाना तय माना जा रहा है। शासन स्तर पर निर्णय में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में 3 स्थगित भर्तियों वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन व अन्य लंबित भर्तियों की लिखित परीक्षाएं लंबे समय तक फंस सकती हैं। आयोग के स्तर पर 8 भर्तियां लिखित परीक्षा के लिए लंबित हैं। अब इन भर्तियों का क्या होगा? चूंकि 4 में से 3 भर्ती एजेंसियां तो पहले से ही संदिग्ध हैं और उसके बाद में बची एक परीक्षा एजेंसी, तो सीधे उस एजेंसी को कैसे परीक्षा का टेंडर दिया जा सकता है। वहीं पर बीडीओ की भर्ती के बारे में लिखा हुआ है कि विज्ञापन निरस्त होगा कि भर्ती निरस्त होगी, फिर से विज्ञापन मांगा जाएगा या केवल परीक्षा होगी, इसके बारे में भी यहाँ सूचनाएं हैं। लिखा है आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण व समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन भर्ती 2018 की केवल परीक्षा निरस्त की गई है, अभी विज्ञापन निरस्त नहीं किया गया है। ऐसे में आयोग को अभी यह तय करना है कि इस भर्ती के बारे में आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। यदि विज्ञापन निरस्त किया जाता है तो आवेदकों को आवेदन शुल्क भी वापस करना होगा। दूसरा, यदि परीक्षा कराई जाती है तो परीक्षा एजेंसी के बारे में जल्द से जल्द निर्णय करना होगा। यहीं पर यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन है उनका भी बयान है यहाँ पर कि आयोग फिलहाल रद्द की गई परीक्षा की एसआईटी जांच से जुड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में सहयोग देने में व्यस्त है। अन्य भर्तियों से जुड़ी कार्रवाई चल रही है। ये कुछ भी नहीं बताया है कि आखिरकार जो
भर्ती की जो परीक्षा जो रद्द हुई है उसकी परीक्षा कब होगी और जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं वो परीक्षाएं कब होंगी, इसके बारे में किसी ने भी, किसी ना अधिकारी ने, ना किसी चेयरमैन ने कोई भी ठोस बयान दिया है। कुल मिलाकर के इस साल यूपी ट्रिपल एससी से कुछ नहीं होने वाला है और इस साल भी विद्यार्थियों को यूपी ट्रिपल एससी से मायूसी हाथ लगेगी। अच्छा यह होता कि जो स्थगित तारीखें हैं उसके साथ में ही नई तारीखों की भी घोषणा कर दी जाती कि यह परीक्षा जो है इस तारीख को नहीं होगी, अब इस तारीख को होगी। इसी तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती निरस्त हुई है उसके बारे में भी उसी नोटिस में जानकारी देनी चाहिए थी कि इस भर्ती की परीक्षा इस महीने होगी, इस तारीख को होगी। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा 91 प्रवक्ता और 8 सहायक सांख्यिकी अधिकारी चयनित हुए हैं। कल बहुत सारे जो परिणाम हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। प्रवक्ता गृह विज्ञान व प्राविधिक शिक्षा विभाग में केमिकल अभियंत्रण का चयन किया गया। नीचे लिखा है कि 2 भर्तियों में प्रवक्ताओं का चयन हुआ है। यूपीपीएससी ने सीधी भर्ती के तहत प्रवक्ता गृह विज्ञान व प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण का परिणाम जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता गृह विज्ञान के 45 पदों का परिणाम जारी किया गया है। इसके अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 19 व 20 मार्च को लिया गया था, जबकि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण के 46 पदों का परिणाम भी जारी किया गया है और इसके अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 8, 9, 10, 15, 16, 17 व 18 मार्च को हुआ था। दोनों भर्ती का परिणाम हाई कोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन किया गया। इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। हिंदी व कला की चयनित बालिकाओं को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। टीजीटी 2016 की बात हो रही है। इसमें भी विद्यार्थियों के बहुत आरोप लगे हैं कि जिन विद्यार्थियों की रैंक अच्छी थी उन विद्यार्थियों को बाद का जो विद्यालय है वो दिया गया जो उन्होंने मांगा नहीं था। जिनकी रैंक कम थी उनको अच्छा कॉलेज दिया गया है। इस तरीके से विद्यार्थियों के बहुत सारे आरोप लगे हैं। लिखा है प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षिकाएं जल्द मिलने जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक 2 विषयों हिंदी व कला बालिका वर्ग में चयनितों को कॉलेज आवंटित कर दिया है। चयनित बालिकाएं वेबसाइट पर आवंटन देख सकती हैं। चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 भर्ती का लिखित परीक्षा कराने के बाद 2020 में ही साक्षात्कार कराया था और वहीं पर लिखा कि दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। टीजीटी पीजीटी में ऐसे आरोप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हमेशा से लगते रहे हैं। देखिए एक छात्रा हैं विद्योत्तमा कुमारी और टीजीटी परीक्षा 2016 हिंदी में इनका चयन हुआ था बालक वर्ग में और इन्होंने ये 5 विकल्प दिए थे। पब्लिक इंटर कॉलेज मोतिहारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर, सार्वजनिक इंटर कॉलेज ये दिया है और ये दिया है 1, 2, 3, 4 क्रमांक। और जबकि इनकी रैंक भी काफ़ी अच्छी थी। ऐसे बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने मुझको ये डाटा पूरा भेजा है चयन बोर्ड का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनकी रैंक काफ़ी अच्छी है और इनसे खराब रैंक वालों को इनसे अच्छा कॉलेज दिया गया है। ये किस तरीके का इनका प्रणाली है, किस तरीके का नियम है, किस नियमावली के तहत इस तरीके से किया गया है। और विद्योत्तमा कुमारी जिसके बारे में दिखा रहा था, जिन्होंने 5 विकल्प दिए थे, उनको इलाहाबाद में तो नहीं मिला और उनको भेज दिया गया ये अलीगढ़। ये देखिए, तो इस तरीके के आरोप एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे जो विद्यार्थी, और इसको लेकर के बहुत सारे जो आज छात्र छात्राएं हैं वो चयन बोर्ड जाएंगे और ज्ञापन भी देंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने जो कॉलेज है वो अलॉट किए हैं। अगली सूचना है आंगनवाड़ी भर्ती। आंगनवाड़ी भर्ती का नया शासनादेश जारी हो गया है। सब कुछ बदल गया, किस तरीके से चयन होगा, किस तरीके से आरक्षण होगा, सब कुछ साफ कर दिया गया है। अगर ये शासनादेश चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में मैं शासनादेश और बहुत सारी जो नोटिस इत्यादि हैं वो मैं डाल देता हूँ, वहाँ से वो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये शासनादेश है नया वाला और अब जो किस तरीके से होगा, क्या योग्यता है, जो शैक्षिक योग्यता है इसमें न्यूनतम तो हाई स्कूल मांगी गई है कार्यकर्त्रियों के लिए और जो सहायिका होती हैं उसके लिए कक्षा 5 पास। एज की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। सहायिकाएँ कक्षा 5 पास और उनके लिए 50 साल की जो एज है वो मांगी गई है। और नीचे लिखा है कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी जो मानदेय हैं और जो सेवाएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। चयन हेतु क्या पात्रता होगी ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे ये देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है कि किसको वरीयता दी जाएगी, जिनकी आय सीमा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है आय सीमा के आधार पर है। ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में 56,460। ये आपको प्रमाण पत्र तुरंत बनवा करके रखना होगा और इसी के आधार पर आपका चयन होगा और आवेदन होगा। नीचे लिखा है कि उसी क्षेत्र या उसी वार्ड की महिला होनी चाहिए। वरीयता किसको दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी विधवा महिला को दी जाएगी और जो गरीबी रेखा के नीचे है उस महिला को दी जाएगी। अगर ये नहीं है दोनों तब किसी और पर विचार किया जाएगा।
इसी तरीके से लिखा तलाकशुदा और विधवा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना होगा, किस तरीके से बनवाना होगा, ये पूरा का पूरा जो शासनादेश है वो दे दिया गया है। चयन समिति का गठन है, चयन समिति में कौन कौन से होंगे, जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी इत्यादि होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। और मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट देख लीजिए। मेरिट के बारे में यहाँ पर लिखा है कि इस बार जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा। ये देखिए, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को 10 से विभाजित किया जाएगा। जैसे आपके हाई स्कूल में 45% नंबर है तो उसमें 10 का आप भाग दे देंगे तो 4.5 पॉइंट बना। इसी प्रकार से अगर किसी को 59% नंबर मिले हैं तो 10 का भाग देंगे तो 5.9 बना। इसी प्रकार से ग्रेडिंग, CGPA, जिस तरीके से भी आपको अंक मिले हैं वो प्रतिशत में बदला जाएगा। उसके बाद में उसमें 10 का भाग दिया जाएगा और उसके बाद में नंबर जोड़े जाएंगे। नंबर कौन कौन से जोड़े जाएंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक। ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर सबसे, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक, इन नंबरों को जोड़ करके फिर जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसी का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी रात लगे भर्ती के पोस्टर। पूरे प्रयागराज में जो है बहुत सारे विद्यार्थी रात भर नई प्राथमिक शिक्षक के भर्ती की मांग के लिए पोस्टर लगाया है और पूरे PNP को पाठ दिया है। गली गली में और हर जगह ये पोस्टर अभियान शुरू है। प्रयागराज से ये शुरू हुआ है और अन्य जिलों के अभ्यर्थी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो विद्यार्थियों ने PNP में ही पोस्टर लगाया है और जिसमें मांग की है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ये देखिए, ये विद्यार्थी रात भर जो है पोस्टर ये लगाते रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्हें आप लोग जानते होंगे, जिसमें लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी आरंभ हो चुकी है और हमारे अग्रज एवं भैया जो कि पैर संगठन होते हुए भी आपको हम सबका सहयोग भागीदारी दे रहे हैं। मैं ऐसे हौसला रजत भाई जी जो हर प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक संघर्ष का बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सक्रिय साथी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। रजत भाई हैं, बंटी भैया हैं, अभिषेक पाठक जी हैं, राहुल भाई हैं, वो सभी साथी हैं। बहुत लोगों के नाम हम सीटू भाई हैं, इनको तो कैसे भूल सकते हैं। ये इनका भी योगदान इस पूरे पोस्टर अभियान में बहुत बड़ा रहा है। सभी साथी हैं, पंकज भाई हैं, बहुत लोगों के नाम से हम वाकिफ हैं नहीं, लेकिन विनीत भाई हैं। तो एक बात यह है कि सभी का साथ आना ये बताता है कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती की हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमें शिक्षक भर्ती चाहिए। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती हमारा अधिकार है, शिक्षक भर्ती हमारी आवश्यकता है और इसी शिक्षक भर्ती के सहारे हम जी रहे हैं। हमारी जिंदगी है शिक्षक भर्ती। तो कुल मिला के इस अभियान के शुभारंभ PNP से होते ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में बिगुल बच चुका है। सभी साथी सक्रिय हो जाएं, जितनी भी टीमें हैं, जो भी है, सभी लोग सक्रिय हो जाएं। एक बात और है कि इस अभियान को हमें व्यापक रूप से ले जाना है, मतलब पराकाष्ठा पे पहुंचाना है। इसको हमें स्लो डाउन नहीं होने देना है। चलिए, इसके बाद में अगली सूचना है, IIT MBA प्रवेश के लिए आवेदन 3 मई तक। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में MBA में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। प्रयागराज एवं कोलकाता केंद्र के अभ्यर्थी 3 मई तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड के लिए अब तक मिले 5.5 लाख आवेदन। 31 तक विलंब शुल्क के साथ में आप लोग आवेदन जमा कर सकते हैं। 19 मई को बीएड की परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती APS के नए विज्ञापन के लिए सौंपा ज्ञापन। अपर निजी सचिव के नए पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई माह पूर्व अधियाचन मिलने के बावजूद विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। वहीं पर APS 2013 की कंप्यूटर परीक्षा भी जल्द कराने की मांग की गई है। अभी तक इस भर्ती की 2013 से कंप्यूटर टेस्ट भी नहीं हो पाया है। लखनऊ और नोएडा की तरह अब कानपुर में भी और बनारस में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाएगी। सारे जो अधिकार हैं वो पुलिस को दे दिए जाएंगे। प्रशासनिक लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के बाद अब वाराणसी व कानपुर नगर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में 13 जनवरी 2020 को यह व्यवस्था लागू हुई थी, जिसके 14 माह बाद अब कानपुर नगर और वाराणसी नगर में भी पुलिस कमिश्नर तैनात होंगे। यूपी JEE नहीं, अब UP CET आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। लिखा है AKTU 4 वर्षीय B फार्मा, 4 वर्षीय BDes, 4 वर्षीय BHMCT, 3 वर्षीय BVoc, 4 वर्षीय BFA, 4 वर्षीय BFAD, 5 वर्षीय MCA इंटीग्रेटेड, BTech लैटरल एंट्री डिप्लोमा, BTech लैटरल एंट्री BSc ग्रेजुएट, B फार्मा लैटरल एंट्री और 2 वर्षीय MCA का जो कोर्स है, अगर आप लोग इन कोर्सों में
में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए आज से ही आवेदन कर सकते हैं। MMTU को भी जोड़ दिया गया है। इस बार इस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पहले MMTU अलग था, यानी कि मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी पहले अलग थी, अब उसको अब्दुल कलाम में ही जोड़ दिया गया है। लिखा है कि 3 वर्षीय BBA, 4 वर्षीय B फार्मा, बीटेक लेटरल एंट्री डिप्लोमा, बीटेक लेटरल एंट्री BSc ग्रेजुएट, 2 वर्षीय MCA, 2 वर्षीय MBA, MSc मैथ, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MTech इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप लोग इन कोर्सों के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो आवेदन है वो आज से ही शुरू हो गए हैं। लिखा है कि प्रदेश के फार्मेसी मैनेजमेंट व डिजाइन संस्थानों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षा UP JEE का नाम बदल दिया गया है। अब UP कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU से संबद्ध संस्थानों के 12 और मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर के 10 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 मार्च से मांगे गए हैं। NTA की ओर से जारी निर्देश के अनुसार AKTU के साथ ही कुछ अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के भी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जाएगा। वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट है upcet.nta.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग 26 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और 16 मई को इसकी परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब कुछ अन्य खबरें हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे आज होगा। पहला जो वनडे है वो भारत जीत ही चुका है। आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को राज्य सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।